हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर बिजनेस। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम आज अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि अकाउंटिंग अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एमपी उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 एवं अन्य जो कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हमारे कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पर। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप अफेयर विद बिजनेस डाउनलोड करके वहां से क्लासेस आप ले सकते हैं। देखिए, एमपी टीचर सिलेक्शन टेस्ट में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए हमारी क्लासेस अवेलेबल है। हम कॉमर्स की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इकोनॉमिक्स की भी करवा रहे हैं। आपको हमारी क्लासेस के अंदर मिलेगा क्या, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ, मतलब आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और जो क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, मतलब आप उसका प्रिंट लेकर के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। और साथ में आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, प्रैक्टिस सेशन हो, ये सारे आपको सारी सुविधाएं जो है वो एग्जाम तक आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आप वहां से जाकर के एक बार कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कोर्स, सॉरी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, concept that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future is known as। वो कॉन्सेप्ट जिसमें ये माना जाता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में बिजनेस को बंद नहीं किया जाएगा या बिजनेस को बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, बिजनेस को बेचा नहीं जाएगा या लिक्विडेट नहीं किया जाएगा। लिक्विडेट करने का मतलब होता है समाप्त करना, समापन। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को या इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को किस नाम से जानते हैं, तो देखो, अकाउंटिंग के अंदर तीन फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं। अकाउंटिंग के फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। कौन कौन सी? पहला है आपका गोइंग गोइंग कंसर्न। दूसरा है आपका एक्चुअल, और तीसरा है आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये आपके क्या है, तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। तीनों का क्या मतलब होता है, तो देखो, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि अकाउंटिंग जब भी की जाती है तो यह मान के की जाती है कि आने वाले भविष्य में बिजनेस चलता रहेगा, स्मूथली बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। यही मान करके क्या किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग के में जो प्रिंसिपल्स, जो पॉलिसीज आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, वही पॉलिसीज, वही नियम आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी अप्लाई करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वित्तीय विवरण के अंदर आपका क्या बना रहे, कंसिस्टेंसी बना रहे, और आप क्या करो, उसकी तुलना कर सको, कंपैरेटिबिलिटी बनी रहे। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। जैसे कंसिस्टेंसी का एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक साल में डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर भी आप कौन सी मेथड लगाओ, डब्ल्यूडीबी, उसके बाद भी डब्ल्यूडीबी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंसी। अक्रूअल का मतलब होता है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कंजर्वेटिज्म की बात करता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है, या अक्रूअल का मतलब होता है कि कोई भी इनकम को या एक्सपेंस को आपको कब रिकॉग्नाइज कर लेना है, जब वो क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए, उसके एक्चुअल पेमेंट का वेट हमें नहीं करना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है, अक्रूअल। जैसे आपने सपोज करिए
की सैलरी ड्यू हो गई, मार्च की सैलरी कब ड्यू हो जाएगी? 31 मार्च को। और मान लीजिए आप 31 मार्च को पे नहीं कर पाते हो, फिर भी आपको वो सैलरी रिकॉर्ड कब कर लेना है? मार्च के अंदर ही रिकॉर्ड कर लेना है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण ही आपका, आप देखोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम जैसी चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। किस कॉन्सेप्ट के कारण? अक्रूवल के कारण। तो ये आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। कितने? 3। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा, अभी बंद होने वाला नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब जो मेथड आप इस साल यूज कर रहे हो वही मेथड्स आप आने वाले सालों में भी यूज करने वाले हो, बार बार आप मेथड्स को बदलोगे नहीं। और अक्रूवल का मतलब होता है कि आपको चीजों को ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करना है, अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करना है, ना कि पेमेंट बेसिस पर रिकॉर्ड करना है। इसको एक तरह से और बोला जाता है कि आपको फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लेना है, बट फ्यूचर की इनकम को अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था कि बिजनेस लिक्विडेट नहीं होगा या सोल्ड नहीं होगा, बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, कौन सा आपका अकाउंटिंग अजम्पशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये है आपका गोइंग कंसर्न। ठीक है, कौन सा? गोइंग कंसर्न। ठीक है, सतत व्यापार की अवधारणा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ये भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप इन्हें कह सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस 3 होते हैं, बाकी ये भी प्रिंसिपल हैं। जैसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप जब भी अकाउंटिंग करने जाओगे तो आपका जो पीरियड है ना, उसको सर्टेन कुछ टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक एंड पॉइंट लाना पड़ेगा, तभी आपकी अकाउंटिंग आप कर पाओगे। तो इसी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के कारण हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो कब से चलता है इंडिया में? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम क्या मानते हैं? वन फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर, है ना? किस कॉन्सेप्ट के कारण? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के कारण। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप उन्हीं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जिसे आप क्या करो? मनी में मेजर कर पाओ, मनी में मेजर कर पाओ। मतलब जिनकी वैल्यू आप, अगर आप पैसे में क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, पैसे में नहीं बता पा रहे हो, उसका आप उसको आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, है ना? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, केवल किसकी रिकॉर्डिंग होगी? जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है या जिसकी वैल्यू आप पैसे में बता पाओ। आपकी शॉप है और वहां से कोई चीज आपकी सपोज स्टेशनरी की शॉप है और एक कोई बंदा आता है, वो पेन खरीद के ले जाता है, तो आप बता पाते हो की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। तो उसकी मनी मेजरमेंट या पैसे में वैल्यू क्या हो गया? 10 रुपए हो गया। इसका मतलब उसकी अकाउंटिंग हमें करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। बिजनेस इंटेंसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और जो ऑनर है दोनों अलग अलग हैं। कुल मिलाकर के बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट जो मालिक होता है, ऑनर होता है, और जो बिजनेस होता है, दोनों को अलग करता है, दोनों के बीच में एक लाइन क्रिएट करता है। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, उसके पैसे को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है? एज अ कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। कहने का मतलब है कि किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से जो प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर का मतलब हो गया मालिक साहब, मालिक को भी बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जितना उसने कैपिटल लगाया हुआ है उस लिमिट तक उसको क्रेडिटर माना जाता है। तो ये होता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी मैंने समझाया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही बिजनेसमैन को और बिजनेस को अलग अलग करता है ना? तो ये आपका क्या हो गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बाकी मैंने आपको समझा दिया है गोइंग कंसर्न क्या होता है, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है, ठीक है। फिर आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है कि जिन ट्रांजेक्शन की वैल्यू आप पैसे में निकाल पाओ, है ना, जिसको आप मनी में नाप पाओ, फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन है केवल उन्हीं की रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू मनी मेजर कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से all transaction and events are recorded, all transactions which are measured in money terms are recorded in the books of accounts, all transactions which are estimated in money terms are recorded in the books of accounts। तो देखो आपका सही आंसर बी है। मनी मेजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से केवल उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें आप पैसे में बता पाओ, मनी में मेजर कर पाओ, है ना। है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारे तीन हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये तीन क्या है आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये तीनों हैं आपके। मटेरियलिटी आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है, बल्कि ये भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इन तीनों का मतलब मैंने समझा दिया है, मटेरियलिटी का मतलब भी मैं अकाउंटिंग के अंदर समझा देता हूँ। देखो मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर हमें मटेरियल चीजों का, जो चीजें बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट का अगर मैं मतलब समझाऊं तो ऐसी चीजें जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो चीज क्या है हमारे लिए मटेरियल है। और ऐसी चीजें जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है या इमटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियलिटी बिजनेस के नेचर, बिजनेस के साइज के हिसाब से वेरी कर सकती है। हो सकता है कोई चीज किसी एक बिजनेस के लिए मटेरियल हो और किसी दूसरे बिजनेस के लिए वही मटेरियल ना हो। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ने 50,000 रुपए का बिल्डिंग में रिपेयर करवाया। अब ये जिस बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख है उसके लिए तो मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जिसका जिस बिजनेस का सपोज करिए टर्नओवर 1000 CR है, 1,000 करोड़ है, उसके लिए ये 50,000 क्या हो जाएगा, मटेरियल नहीं रहेगा। और वहां पर अगर 10 लाख वाले की बात किया जाए तो वहां पर 50,000 का सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, सेपरेटली हमें उसे डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा ये 50,000 यहाँ पे खर्च हुआ है। बट जिस बिजनेस का टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए है उसके लिए ये 50,000 मटेरियल नहीं है, तो उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो मटेरियलिटी है वो बिजनेस बाय बिजनेस उसके नेचर के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। चलो आपका सही आंसर क्या था, डी। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि दूर तक देखो और दूर के जितने भी लॉस हो उसको आज ही क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। लेकिन इनकम के लिए क्या बोलता है कि दूर तक देखो लेकिन दूर की इनकम को अभी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है ना। फ्यूचर के लॉस को आज ही बुक कर लेना है लेकिन फ्यूचर की इनकम को आपको बुक नहीं करना है। मतलब अगर आपके पापा जी ने बोला कि अगर आपके 12th में या आपके कॉलेज में 90% आए तो हम आपको आपकी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे, आपकी पॉकेट मनी 1,000 से 5,000 कर देंगे। तो ये फ्यूचर की इनकम है, तो इसको आपको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है ना। फ्यूचर की इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। बट आपको लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर कोई लॉस होने वाला है, कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। ये हमारा क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म, या इसी को हम प्रूडेंस भी बोलते, ठीक है। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि ऑल फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, ठीक है, बट फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर इनकम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। सो ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस
नहीं, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट नॉट लॉसेस नहीं, ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, बिल्कुल फ्यूचर के लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्टुअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, तो अक्टुअल कॉन्सेप्ट जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, सही आंसर है ए। क्यों मैचिंग कॉन्सेप्ट पर? तो देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस पीरियड के अंदर आप इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, उस इनकम से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे आप उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल किया 1,000 रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, मार्च तक में आपने 1,000 रुपए की सेल की, और यहां पर आपने शॉप ले रखी थी रेंट पर, है ना। बट जो रेंट था आपका, मार्च का रेंट जो था, मार्च 23 का रेंट था, मार्च 23 का जो रेंट था वो आपने पे किया जाकर के अप्रैल में, अप्रैल 23 में। तो ये चला तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के में गया, है ना, पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनकम आपने कब बुक की, इस 1,000 को, 1,000 को आपने 22-23 में बुक किया, वित्तीय वर्ष 22-23 के अंदर आपने रिकॉर्ड किया है इसको। तो इस ये रेंट जो है तो इसी ईयर से रिलेटेड, भले आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस इनकम से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं आपको उसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर ही बुक करो, मतलब इसको हमें मार्च में ही बुक करना है। तो ये है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, और यही बात मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही डिराइव होता है कि आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि आप अपने जो इनकम और एक्सपेंसेस है उसको अक्रू बेसिस पर रिकॉर्ड करो, पेमेंट का वेट मत करो। यहां पर वो ड्यू हो गया था मार्च में, तो मार्च में रिकॉर्ड करो, अप्रैल का वेट मत करो, एक्चुअल पेमेंट का वेट मत करो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही अक्रूअल आता है, ठीक है ना, मतलब अक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट। सही आंसर ए हो। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हर चीज के आपके दो इफेक्ट होंगे, है ना। आपका एक कि एक कोई चीज डेबिट हो रही है तो दूसरा क्रेडिट हो रही है। और अगर और मैं आसान लैंग्वेज में बताऊं तो अकाउंटिंग के अंदर तीन चीजें होती हैं, है ना। क्या? जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यही होता है। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे, है ना। इन तीनों चीजों में उसके दो इफेक्ट होंगे, या तो कोई एसेट बढ़ रही होगी तो इधर से कोई चीज कम हो रही होगी, या एक एसेट बढ़ रही होगी तो दूसरी एसेट कम हो रही होगी। अगर या तो कैपिटल बढ़ रहा होगा, लाइबिलिटीज कम हो रही होगी, है ना, या कैपिटल बढ़ रही होगी तो इधर एसेट बढ़ रही होगी। तो हर चीज के क्या होंगे? दो इफेक्ट होंगे, है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी एसेट को आप रिकॉर्ड कितने पर करोगे, तो उस एसेट को स्टोर करने के लिए, खरीदने के लिए, अपने बिजनेस तक लाने के लिए जितने भी खर्चे आप करते हो उन सब, उस वैल्यू पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे आपने एक मशीन खरीदी मान लीजिए 1,00,000 रुपए की, और अपनी फैक्ट्री तक लाने में आपने फ्रेट पे किया, भाड़ा पे किया 10,000 रुपए, तो आपका खर्चा कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। तो आप अपने यहाँ उस मशीन को कितने में रिकॉर्ड करोगे? 1,10,000 में। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। इसी को हम कई बार हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि बिजनेस अभी दूर तक चलता रहेगा। तो ये था आपका मिलान अवधारणा, मतलब जिस पीरियड में आपकी आय का आय रिकॉर्ड करोगे, इनकम रिकॉर्ड करोगे, उसी पीरियड में आप खर्चा भी रिकॉर्ड करोगे। दोहरी पहलू अवधारणा, मतलब हर चीज के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट हो रहा होगा। लागत अवधारणा या ऐतिहासिक लागत अवधारणा, मतलब किसी एसेट को प्रक्योर करने के लिए, अपने बिजनेस तक लाने के लिए जो भी खर्चे आप करते हो, उस खर्चे पे उस एसेट को आप अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हो। सतत व्यवसाय की अवधारणा, मतलब हम ये मान करके लेखांकन करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। आंसर बता दिया मैंने क्या? नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड। देखो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार
कंजर्वेटिव क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पर रिकॉर्ड करोगे, तो ये बोलता है आपका मार्केट वैल्यू, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम उस पर आप रिकॉर्ड करने वाले हो, है ना। तो कॉस्ट प्राइस एट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, आपका सही आंसर क्या है, सी, है ना। कम पर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ज्यादा पर अगर हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर की इनकम को आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि कंजर्वेटिव क्या बोलता है, प्रूडेंस क्या बोलता है कि फ्यूचर की इनकम को हमें अभी रिकॉर्ड नहीं करना है ना। इसलिए हम कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे मार्केट प्राइस भी कहते हैं, दोनों में से जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीसी लिमिटेड फॉलो द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएटिंग मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू, हर साल डब्ल्यूडी मेथड यूज कर रही है एबीसी लिमिटेड, किस कॉन्सेप्ट की वजह से, तो देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं, कंसिस्टेंसी, है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी की वजह से। मोहन परचेज गुड्स फॉर ₹15 lakhs and sold 4/5 of the goods amounting ₹18 lakhs and met expenses amounting ₹2,50,000 during the year 2020. He counted net profit of as ₹3,50,000. Which of the accounting concept was followed? तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, 18 लाख रुपए की सेल हुई, है ना, और परचेस कितने का है, 3 लाख, परचेस कितने के हैं, 2,50,000, और यहाँ पर स्टॉक भी बचेगा कितने का, 4/5 बेच दिया है तो 1/5 बचेगा, 1/5 मतलब 3 लाख, और नेट प्रॉफिट कितने का आ गया है, आप निकालोगे भी तो कितना आएगा, 3,50,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है, तो देखो जिस साल की इनकम थी, खर्चे को भी उसी साल बुक कर लिया गया है, खरीद को भी उसी साल बुक कर लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सही आंसर क्या है आपका, बी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, businessman purchased goods for ₹35 lakhs and sold 80% of such goods during the accounting year ended 31st March 2020. The market value of the remaining goods was ₹4 lakhs. He valued the closing inventory at cost. He violated the concept of, कौन से कॉन्सेप्ट का वायलेशन किया है इसने, तो देखो 80% गुड्स उसने 35 लाख में बेच दी, सॉरी 35 लाख का गुड्स उसने परचेस किया था, 80% सोल्ड हो गया है, बाकी 20% बचा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी बची हुई है, 20%, तो 35 lakhs इंटू 20%, कितना हो जाएगा ये, 7 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। अब कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से विच एवर इज लोअर पर आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होना चाहिए, मतलब 4 लाख पर होना चाहिए था, लेकिन उसने किस पर वैल्यूएशन कर लिया है, कॉस्ट पर, मतलब 7 लाख पर कर लिया है। तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट का वायलेशन है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का, है ना, सी। कंजर्वेटिज्म को वो फॉलो नहीं कर रहा है, एक्चुअल वैल्यूएशन कम पर होना चाहिए, 4 लाख पर होना चाहिए, बट वो कॉस्ट पर कर रहा है, ज्यादा पर कर रहा है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर रहा है ना, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से asset are recorded at lower of cost or market value, asset are recorded by estimating the market value, नहीं, asset are recorded at the value paid for acquiring it, सही आंसर आपका सी है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी एसेट को खरीद करके अपने बिजनेस प्रीमाइसेस तक लाने में जो भी खर्चे होंगे वो सभी की सभी कॉस्ट का पार्ट होंगे, उसी वैल्यू पर आप उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे आप। जैसे आपने 50,000 रुपए में एक मशीन खरीदी, है ना, आपने फ्रेट के पे किए,
उस करिए 10,000, फिर आपने उसको इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन के कितने पे किए, मान लीजिए आपने 5,000 पे किए। अब अगर मैं बोलूं कि किस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करोगे अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो आप बोलोगे सर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 65,000, है ना। इस मशीन को अक्वायर करने के लिए आपने कितना पे किया, कितना खर्चा आया 65,000 का, तो आपकी बुक्स के अंदर वो एसेट कितने में रिकॉर्ड होगी 65,000, है ना। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर, तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सही आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका बी है 1977। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। तो देखो, जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं वो कैसे इशू होते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक बॉडी है एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सेटअप इन 1977। अब एएसबी का काम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस का बनाने का भी काम इन्हीं का है। इंडेस बनाते हैं ये, बनाने के बाद ये किसको दे दिए जाते हैं, आईसीएआई को दे दिए जाते हैं। आईसीएआई इस पर कमेंट लेता है किसके, गवर्नमेंट के, पब्लिक के और बिजनेसेस के, या स्टेक होल्डर हम कह सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के, ठीक है, पर कमेंट लेते हैं। और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनलाइज हो जाते हैं तो इन्हें दे दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और ये बॉडी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख करके क्या कर देती है, नोटिफाई कर देती है पब्लिक में, इशू कर मतलब बिजनेसेस के लिए इशू कर देते हैं कि आप इंडिया के अंदर अकाउंटिंग को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो देखो अंदर अकाउंटिंग में जो है वो एक जैसी अकाउंटिंग हो हर बिजनेस के अंदर, ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी फॉलो कर रहा है, कोई डेप्रिसिएशन की कोई मेथड लगा रहा है, कोई स्टॉक का वैल्यूएशन किसी अदर वैल्यू पर कर रहा है, कोई लीज की अकाउंटिंग अलग तरीके से कर रहा है। तो ये अलग अलग अकाउंटिंग ना हो, इसके लिए क्या सरकार ने क्या इशू करता है, सरकार क्या इशू करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि उनको फॉलो करके अकाउंटिंग क्या रहे, अकाउंटिंग में क्या रहे, सिमिलैरिटीज रहे, एक जैसी अकाउंटिंग हो, ठीक है। तो ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सेटअप इन 1977। काम क्या होता है इसका, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस बनाते हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। इन द अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ मनी मेजर कॉन्सेप्ट, है ना, मुद्रा मापन सिद्धांत। जिन चीजों को आप मुद्रा में माप सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, केवल उन्हीं को आप रिकॉर्ड करोगे। फिर है IFRS आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखो है क्या, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर कंपनी इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, अब्रॉड में भी कर रही है, ऐसे ही बाहर की कंपनियां इंडिया में भी कर रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इंडिया में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, किसी और कंट्री में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, यूएस में अलग फॉलो हो रहे हैं, यूके में अलग फॉलो हो रहे हैं, चाइना में अलग फॉलो हो रहे हैं। इससे ग्लोबलाइजेशन में हो क्या रहा था कि अब आपका ग्लोबलाइजेशन में पूरा वर्ल्ड ही आपका मार्केट है, तो एक कंपनी 10 कंट्रीज में बिजनेस कर रही है, 20 कंट्री में बिजनेस कर रही है, इंडिया का इन्वेस्टर यूएस में पैसा लगाना चाह रहा है, यूएस की कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यूएस का इन्वेस्टर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि चूंकि अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे थे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सोचा गया कि क्यों ना पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही स्टैंडर्ड्स बना दिए जाए, एक तरह की स्टैंडर्ड बना दिए जाए, जिससे कि हर जगह की अकाउंटिंग में क्या आ जाए, एक रूपता आ जाए आपकी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाए, कंपैरिटेबल हो जाए, और एक हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जा सके,
उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाए, एक जैसी मेथड्स को अगर वो फॉलो करेंगे तो। इसके लिए क्या लाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे जिनको पूरे वर्ल्ड वाइज यूज किया जाएगा। अब कुछ कंट्रीज ने क्या किया कि आईएफआरएस को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को एज इट इज अपना लिया, और कुछ कंट्रीज ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें अपनाया। जैसे इंडिया में क्या हुआ, हमने आईएफआरएस को एज इट इज नहीं अपनाया है, बल्कि आईएफआरएस जैसा ही हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जिन्हें हमने क्या बोला, इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बेसिकली आईएफआरएस ही है, बस इंडिया की जरूरतों के हिसाब से, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हमने उसमें आईएफआरएस के अंदर थोड़े बहुत क्या कर दिए हैं, चेंजेस कर दिए हैं। अब आईएफआरएस या इंड एस हम कह सकते हैं के पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखो आईएफआरएस जो है फेयर वैल्यू पर वैल्यूएशन की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर। कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर कोई एसेट आपने 1 लाख में खरीदी है तो उसको आपको 1 लाख में ही रिकॉर्ड करना है, जबकि आईएफआरएस क्या बोलता है कि 1 लाख में रिकॉर्ड मत करो, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। फेयर वैल्यू का मतलब है आज उस एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है उस पर आप रिकॉर्ड करो। तो आईएफआरएस मेनली किस पर बेस्ड है, फेयर वैल्यू पर बेस्ड है। ठीक है सर, आपका क्या हो जाएगा। अब आपके एग्जाम में आईएफआरएस या इंड एस दोनों के बारे में अगर पूछा जाए तो चूंकि इंड एस क्या है, आईएफआरएस का ही इंडियन रूप है ना। आईएफआरएस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और आईएफआरएस को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके इंडियस बना लिया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आईएफआरएस भी फेयर वैल्यू पर बेस्ड होते हैं, और इन एएस भी किस पर बेस्ड होते हैं, फेयर वैल्यू पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, सही, सॉरी, नेक्स्ट है आपका आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इनटू एग्जिस्टेंस हैज अडॉप्टेड। तो देखो पहले क्या था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे कौन इशू करता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ठीक है, और साथ में इनके इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए एसआईसी थे, है ना, स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी थी जो एसआईसी इशू करते थे, मतलब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरप्रिटेशन निकालते थे। एससी के बाद इसको खत्म करके बनाया गया आईएएससी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या इशू कर रहा है, आईएफआरएस। तो जब ये आईएएससी बना तो इसने क्या किया कि जो आईएएससी जो पुराना था, इसका जो पुराना स्वरूप था, उसने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए थे और एसआईसी इशू किए हुए थे, इन सबको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट कर लिया, उसमें जो हम मॉडिफिकेशन की जरूरत थी मॉडिफाई कर लिए, और उसको क्या कर लिया इन्होंने, एडॉप्ट कर लिया, है ना। तो आईएएसबी का काम क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, इनका काम होता है आईएफआरएस बनाना, आईएफआरएस इशू करना। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है, तो इशू करता है कौन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो इंडिया में क्या है, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडिया के अंदर इंडियस कौन इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इसी में आप क्या लगा दो, आई लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो क्या इशू करता है, आपका आईएफआरएस इशू करता है ना। और ये जब बना था तो इसने जो पुराने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे और स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की जो एसआईसी इशू की हुई थी, इंटरप्रिटेशन इशू किए हुए थे, उन सबको क्या कर लिया इन्होंने, अडॉप्ट कर लिया। तो यहां पर क्या होगा, adopted all IAS and SIC, सही आंसर आपका क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, Ind AS are rule based accounting standard, principle based accounting standard, partially rule based, partially principle, none of the above। तो देखो Ind AS जो है, Ind AS और IFRS दोनों सेम ही है ना, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है। पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो क्या है, रूल बेस्ड। क्या अंतर है, समझा देता हूं, देखो प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब होता है कि जो इंड एस या आईएफआरएस है,
करेगा, बल्कि अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके बेसिस पर बोल देगा कि भाई एसेट को ऐसे रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस को ऐसे रिकॉर्ड कर लो, इनकम को ऐसे रिकॉर्ड कर लो, लाइबिलिटीज को ऐसे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या था कि फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब किए हुए थे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलता था कि कंपनीज एक्ट के अंदर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको शेड्यूल 3 फॉलो करके बनाना है। क्या बनाना है? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिया हुआ है और उस हिसाब से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लेकिन आपको आईएफआरएस ऐसा नहीं बोलेगा। आईएफआरएस बोलेगा, प्रिंसिपल बता देगा कि इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करना है, बट वो फॉर्मेट की बात नहीं करता है। तो देखो, इंड एस या आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सैद्धांतिक आधारित लेखांकन मानक है। सही आंसर क्या होगा? बी। और जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो रूल बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे इन द पीरियड व्हेन दे अकर। कहने का मतलब है कि कौन से बेसिस पर आप ट्रांजेक्शंस को तभी हो जब वो अकर होते हैं, ड्यू होते हैं, है ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ए है आपका अक्रूअल बेसिस। देखो, अकाउंटिंग दो तरह से होती है, अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। कुछ जगह हम दोनों को मिला करके भी देखते हैं, जिसे हम मिक्स या हाइब्रिड भी बोल देते हैं, पर मेनली यही दो हैं। अक्रूअल का कहने का मतलब है कि कोई चीज जब ड्यू होगी तभी रिकॉर्ड हो जाएगी, और कैश का मतलब है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसका कैश पर इफेक्ट आएगा, या तो वो कैश में रिसीव होगा या तो हम उसका कैश में पेमेंट करेंगे, हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दो बेसिस है, अक्रूअल और कैश बेसिस। नेक्स्ट, which of the following is not correct in respect of IFRS? IFRS are based on fair value, बिल्कुल fair value पर बेस्ड है। IFRS are issued by IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये भी सही है। IFRS are रूल बेस्ड स्टैंडर्ड, नहीं, IFRS are प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड। तो आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, गलत ही हमें ढूंढना था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, अंडर द अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। अक्रूअल बेसिस पर हम एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करते हैं? ऑन बीइंग इनकर्ड, ऑन पेमेंट, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑन बीइंग इनकर्ड, ए। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस। अक्रूअल बेसिस पर अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो किसको किसको रिकॉग्नाइज करोगे? अक्रूड एंड अक्रूड इनकम, सॉरी, अनअक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? सी। अब अक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड क्या होता है, हम आगे के प्रैक्टिस सेशंस के अंदर पूरा ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अक्रूड या आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड क्या है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।